मैं अपने घर की लाडली बेटी थी। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मेरी शादी विशाल नाम के लड़के से हो गई। मेरी शादी खूब धूमधाम से हुई। विशाल के पिता का कपड़े का कारोबार था। उनकी खुद की दुकान थी। घर में जमीन जायदाद सब कुछ था। मैं ब्याह कर आई तो पहली रात ही मुझे अपने मर्द की असलियत का पता चल गया। बादल गरजे जरूर पर ठीक से बरस नहीं पाए और पानी जमीन की बूंदों के लिए तरसती रह गई। कुछ दिन के बाद मैं ससुराल दिल में मायूसी का दर्द लेकर लौटी। खानदानी घर की पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद सीधी सादी मुझको एक ऐसे आदमी को सौंप दिया गया जो सिर्फ चारा पानी का इंतजाम तो करता पर मेरा इस्तेमाल नहीं कर पाता था। मुझको एक हफ्ते के बाद मेरे ससुर मायके से लेकर आए। मैंने सोचा कि अब शायद ज़िंदगी में बाहर आए, पर मेरे अरमान अब भी अधूरे ही रह गए। मौका पाकर एक रात को मैंने अपने पति विशाल को छेड़ा। आप अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं कराते? तुम चुपचाप सो जाओ, बहस ना करो, समझी? विशाल ने कहा। मैं चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके अपने अरमानों को दबाकर सो गई। समय बीतता गया। ससुराल से मायके आने जाने का काम चलता रहा। इस बात को हम दोनों समझ रहे थे पर कहते किसी से कुछ नहीं थे। दोनों परिवार हमें देखकर खुश होते कि हमारे बीच आज तक तू मैं नहीं हुई है। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। हमारे घर में एक बाबा आकर रुके। उनकी बातचीत से मेरे ससुर को ऐसा नशा छाया कि वे उनके मुरीद हो गए। झाड़ फूक व ताबीज़ देखकर बाबा ने तमाम लोगों का मन जीत लिया था। वे मेरे घर के एक कमरे में रहने लगे। बेटी, तुम्हारी शादी के 2 साल हो गए पर मुझे दादा बनने का सुख नहीं मिला। कहो तो बाबा जी से ताबीज़ बनवा दूं ताकि इस घर को एक औलाद मिल जाए। मेरे ससुर ने मुझसे कहा। मैं समझदार थी। मैं ससुर से उनके बेटे की कमी बताने में हिचक रही थी क्योंकि घर में ससुर, पति और मेरे सिवा कोई नहीं रहता था। इसीलिए मैं बोली, बाद में देखेंगे पिताजी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे घर में रहते बाबा को 3 महीने बीत गए पर उन्होंने मुझको देखा तक नहीं था। उनके लिए सुबह शाम का खाना खुद मेरे ससुर लाते थे। दिन भर झाड़ फूक के लिए आने वालों को लेकर वे घर आते। मेरे ससुर विशाल के साथ दुकान में रहते थे। वे सिर्फ खाने के वक्त ही घर आते थे। बाबा की कमाई खूब हो रही थी। इसी बहाने मेरे ससुर के कपड़ों की बिक्री भी बढ़ गई थी। वे जी जान से बाबा को चाहते थे और उनकी बात नहीं टालते थे। एक दिन दोपहर के वक्त बाबा घर आए और दरवाजे पर दस्तक दी। जी, कौन है? मैंने अंदर से ही पूछा। मैं, बाबा जी, पानी चाहिए। जी, अभी लाई। मैंने पानी लेकर जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली, मेरे जवां हुस्न को देखकर बाबा जी के होश उड़ गए। लाजवाब हुस्न, मोहिनी सी आंखें, सफ़ेद संगमरमर सा जिस्म। बाबा मुझको एकटक देखते रहे। वे पानी लेना भूल गए। जी, पानी, मैंने कहा। लाइए, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। पानी लेकर बाबा अपने कमरे में लौट आए, पर दिल मेरे कदमों में देकर। इधर मेरे दिल में पहली बार किसी पराये मर्द ने दस्तक दी थी। बाबा अब कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझको आवाज़ देकर बुलाने लगे। इधर मैं भी राह ताकती कि कब बाबा मुझे आवाज़ दे। एक दिन पानी देने के बहाने मेरे हाथ बाबा के हाथ से टकरा गया। उसके बाद जिस्म में सनसनी सी फैल गई। मोहब्बत ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। ऊपरी मन से बाबा ने कहा, सुनिए केजी साहब, मैं कब तक तुम्हारा खाना मुफ्त में खाऊंगा? कल से मेरी जिम्मेदारी सब्जी लाने की। आखिर जैसा वह तुम्हारा बेटा वैसा मेरा भी बेटा हुआ। उसकी बहू मेरी बहू हुई। सोचकर कल तक बताओ, नहीं तो मैं दूसरी जगह जाकर रहूँगा। मेरे ससुर ने सोचा कि अगर बाबा चले गए तो इसका असर उनकी कमाई पर होगा। जो ग्राहक दुकान पर आ रहे हैं वे नहीं आएंगे। उनको जो इज्जत बाबा की वजह से मिल रही है वह नहीं मिलेगी। इस समय पूरा गांव बाबा के अंधविश्वास में गिरफ्त था और वे ज़बरदस्ती ताबीज़, अंग्रेजी दवाओं को पीसकर उनमें राख मिलाकर इलाज कर रहे थे। बाप बेटे दोनों ने बाबा से घर छोड़कर न जाने की गुजारिश की। अब बाबा दिखाओ बेटा बहू कहकर ससुर का दिल जीतने की कोशिश करने लगे। दुकान से घर लौटते समय ससुर ने बाबा से कहा, जनाब, आप इसे अपना ही घर समझिए। आपकी जैसी मर्जी हो वैसे रहें। आज से आप घर पर ही खाना खाएंगे। मुझे गैर ना समझें। बाबा के दिल की मुराद पूरी हो गई। अब वे ज़्यादा वक्त घर पर गुजारने लगे। बाहर के मरीजों को जल्दी से ताबीज़ देकर भेज देते।
इस काम में अब मैं चुपके चुपके हाथ बटाने लगी थी। तकरीबन 7 महीने का समय बीत चुका था। मेरे और बाबा के बीच मोहब्बत ने जड़ जमा ली थी। एक दिन बाबा ने सोचा कि आज अच्छा मौका है, मेरी चाहत का इम्तिहान ले लिया जाए, और वे बिस्तर पर पेट दर्द का बहाना बनाकर लेट गए। मेरा आज पेट दर्द कर रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, तुम जरा सा गर्म पानी से सेक दो, मेरे सामने कराहते हुए बाबा जी ने कहा। जी कहकर मैं पानी गर्म करने चली गई। थोड़ी देर बाद मैं नज़दीक बैठकर बाबा जी का पेट सेकने लगी। बाबा कभी मेरा हाथ पकड़कर अपने पेट पर घुमाने लगे। थोड़ा सा झक कर मैंने बाबा के पेट का हाथ फिराने लगी। तभी बाबा ने जोश में मेरा चुंबन लेकर अपने पास लिटा लिया। बाबा के हाथ अब मेरे नाजुक जिस्म के उस हिस्से को सहला रहे थे जहाँ पर इंसान अपना सब कुछ भूल जाता है। आज वर्षों बाद मुझको जवानी का वह मज़ा मिल रहा था जिसके सपने मैंने संजो रखे थे। सांसों के तूफान से दो जिस्म भड़की आग को शांत करने में लगे थे। जब तूफान शांत हुआ तो मैं उठकर अपने कमरे में पहुंच गई। पिताजी, मुझे यकीन है कि बाबा जी के ताबीज से ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मैंने अपने ससुर से कहा। हाँ बेटी, मुझे भी यकीन है। अब मेरे ससुर काफ़ी मालदार हो गए थे। दिन काफ़ी हंसी खुशी से गुजर रहे थे। तभी वक्त ने ऐसी करवट बदली कि ससुर की ज़िंदगी में अंधेरा छा गया। एक दिन मेरे ससुर अचानक किसी ज़रूरी काम से घर आए। दरवाजे पर दस्तक देने के काफ़ी देर बाद मैंने आकर दरवाज़ा खोला। मैं पीछे हट गई। मेरा चेहरा घबराहट से लाल हो गया था, बदन में कपकपी आ गई थी। ससुर ने अंदर आकर देखा तो मेरे बिस्तर पर बाबा सोने का बहाना कर चुपचाप मुंह ढक कर लेटे थे। यह देखकर ससुर के हाथ पैर फूल गए, पर वे चुपचाप दुकान लौट आए। अब क्या होगा, मुझे डर लग रहा है, कहते हुए मैं बाबा के सीने से लिपट गई। कुछ नहीं होगा, हम आज ही रात में घर छोड़कर नई दुनिया बसाने निकल जाएंगे। मैं शहर से गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ, तुम तैयार हो ना? मैं तैयार हूँ, जैसा आप ठीक समझें। बाबा चुपचाप शहर चले गए। बाबा को ना पाकर ससुर ने समझा कि उनके डर की वजह से वह भाग गया है। बाद में विशाल ने बताया, पिताजी, समीरा भी घर पर नहीं है। मैंने तमाम जगह खोज लिया पर कहीं उसका पता नहीं है। वह बक्सा भी नहीं है जिसमें गहने रखे थे। मेरे ससुर घबराकर अपनी ज़िंदगी की कमाई और मुझको खोजने में लग गए, पर मैं उनकी पहुंच से काफ़ी दूर जा चुकी थी बाबा के साथ अपना नया घर बसाने। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।